वेलकम टू ASMM ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। मैं महेश चंद्रा आपको लेकर आया हूँ गेट प्लस SSC जेई और RRB जेई की क्लासेस। हमारे यहाँ RRB जेई प्लस SSC क्लासेस एक तरीके से स्टार्ट हो चुकी हैं। हम यूट्यूब के माध्यम से सारी क्लासेस दे रहे हैं। ठीक है, जो भी हमारा गेट का बच्चा है, ES का बच्चा है, SSC जेई का बच्चा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हिंदी और इंग्लिश की। तो मैं आपको हिंदी में बताता चल रहा हूँ, इंग्लिश में लिखाता चल रहा हूँ, आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। ठीक है, हम आपको टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और सारी मटेरियल भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चा गेट में है वो केयरफुली अपना नोट करे। किसी को कोई डाउट आए तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, चलिए देरी ना करते स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि एंट्रोपी कांस्टेंट रहना, या फिर इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम है PVT रिलेशन, मतलब प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर का रिलेशन। ठीक है, मैं इनको प्रूफ नहीं करा रहा हूं, लेकिन पहला फॉर्मूला है PV की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा फॉर्मूला है TV की पावर गामा माइनस K1 इज इक्वल टू कांस्टेंट। और तीसरा फॉर्मूला है T अपॉन P की पावर गामा माइनस K1 अपॉन गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इन फॉर्मूलों का हमारा यूज होगा, मैंने प्रूफ नहीं कराया है, इनको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। इट इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज्ड सिस्टम या फिर ओनली रिवर्सेबल प्रोसेस। यहां तक किसी को दिक्कत? ये तीन फॉर्मूले ऐसे हैं बेटा जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, तीनों फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि रिवर्सेबल एडियाबैटिक, या सिंपल बोलते हैं हम इसको एंट्रोपी कांस्टेंट, या सिंपल बोलते हैं टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशन यानी PVT रिलेशन। ये या तो ये कह सकते हो इट इज वैलिड ओनली फॉर क्लोज सिस्टम, या ओनली फॉर रिवर्सेबल साइकिल, या फिर आइडियल गैस। आइडियल गैस से ही सारी चीजें जनरेट हुई हैं। नोट करके लिख लेगा, नोट करके, नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड, इट इज नॉट वैलिड फॉर प्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन। ठीक है, जो बच्चे हिंदी में हैं इसको बोलते हैं फ्री एक्सपेंशन का मतलब फ्री विस्तार। ठीक है, ये जो वैल्यू है इट इज वैलिड ओनली फॉर रिवर्सेबल साइकिल। रिवर्सेबल का मतलब यहां पर कोई फ्रैक्शन नहीं हो रहा है, कोई भी वर्कडन नहीं हो रहा है, ये सिंपल विदाउट फ्रैक्शन फॉर्मूले जनरेट हुए हैं, इसीलिए बोला है रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस या एंट्रोपी कांस्टेंट। ऐसा नहीं है जब भी किसी चीज के आप काम करेंगे तो वो आपके लिए लॉसेस होगा अगर आप काम कर रहे हो तो, लेकिन यहां पर एक्चुअल हो रहा है, लेकिन हम बोलेंगे ये हो नहीं रहा है, हमने मान लिया कि हो रहा है। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसका प्रूफ नहीं करा रहा है। अब आगे चलते हैं। सबसे यहां से बेटा ध्यान रखिएगा, जितनी भी थर्मल स्टार्ट हो रही है, जो भी आपको डायग्राम्स ड्रॉ होते हैं ना, डायग्राम्स ड्रॉ बहुत लोगों को नहीं आते हैं, कब हम लेफ्ट चलना है, कब हमें राइट चलना है, ये सारा मैं सिखाऊंगा आपको। ठीक है, इनके शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगा, तो आप इनको बड़ा केयरफुली समझिएगा। किसी को कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा। तो पहला है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सिंपल P इज इक्वल टू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ठीक है, जिसका दूसरा नाम था आइसोबारिक प्रोसेस, मतलब आइसोबारिक प्रोसेस। तीसरा है आइसोपेस्टिक प्रोसेस, और नेक्स्ट है डेड वेट सिस्टम। अब देखो डेड वेट हमने क्यों बोला, कि जैसे मान लीजिए कोई पिस्टन है, ठीक है, ऊपर से क्या लग रहा है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, और नीचे से गैस प्रेशर लग रहा है। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे कि चीज जो है वो अप एंड डाउन हल्की सी भी ना हो, वो जहां है वो वहीं रहे। जैसे मान ली किसी ने बहुत भारी वजन किसी चीज के ऊपर रख दिया, वो कहलाता है डेड, मतलब वो मूव नहीं कर रहा है। ठीक है,
प्रेशर कैसा है, वो कांस्टेंट है, मूव नहीं कर रहा है, तो मतलब वो डेड मतलब मरा हुआ, वो मूव नहीं कर रहा है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। तो डेड वेट सिस्टम जहां पर उसका प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, वो डेड हो गया। ठीक है। आइसोपेस्टिक मतलब जैसे आपने किसी को, जैसे आप जो हमारी सनमाइका होती है, प्लाई होती है, हम क्या करते हैं, चिपकाते हैं तो ऊपर से क्या रख देते हैं, कुछ ना कुछ बजर रख देते हैं। ठीक है। आइसोपेस्टिक मतलब बजर रख दिया हमने, तो उसको क्या चिपकाना है, कैसे चिपका रहे हैं, प्रेशर से चिपका रहे हैं, तो उसको बोलेंगे आइसोपेस्टिक प्रोसेस। आइसोबारिक तो है ही, बारिक मतलब प्रेशर से संबंध है। ठीक है। चलिए इस पर बात करते हैं। हम जानते हैं W इज इक्वल टू P इंटू dV। हम क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं PV में, बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इधर की ओर चल रहा हूं, ठीक है, इस साइड चल रहा हूं, तो ये बोलेंगे हीटिंग। अगर मैं इस साइड चल रहा हूं तो इसको बोलेंगे कूलिंग। ये है मेरा हीटिंग और ये मेरा कूलिंग प्रोसेस। ठीक है। बेसिकली जनरली आप इसको ऐसे दिखा सकते हो, मैं शो कर देता हूं, बार बार H से लिखूंगा, इसको C से लिखूंगा, तो ये इधर हीटिंग है PV डायग्राम में। और अगर मैं TS डायग्राम ड्रॉ करूंगा, TS डायग्राम ड्रॉ करूंगा, तो एक नोट करके एक चीज और लिख लीजिएगा बेटा, नोट करके, जो आपको जनरली पता भी नहीं होगी। अगर मैं PV ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, और लाइन कौन सी ड्रॉ कर रहा हूं, TS की, तो ये कहलाएगा पैराबोलिक ग्राफ। अगर मैं TS ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये कैसे बनेंगी, ये पैराबोलिक बनेंगी। ये बेटा पहले ही नोट करके लिख लीजिएगा। अगर मैं पीवी ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, लेकिन लाइन कौन सी, टेम्परेचर की या एंट्रोपी की, तो वो लाइन कैसे बनेगी, पैराबोलिक बनेगी। अगर मैं एंट्रोपी, टेम्परेचर और एंट्रोपी का ग्राफ बना रहा हूं, तो जो पीवी की जो लाइन बनेगी वो पैराबोलिक बनेगी। ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए बेटा। पैराबोलिक लाइन जनरेट होंगी, तो ये कैसा बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इधर हीटिंग होगा, इधर कूलिंग होगा। अब देखो बेटा, मैं हीटिंग कर रहा हूं तो मेरी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, एंट्रोपी मतलब रैंडमनेस बढ़ रही है, तो जब रैंडमनेस बढ़ी तो इसका मतलब हीटिंग मेरी बढ़ रही है और टेम्परेचर मेरा लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं इसको ठंडा कर रहा हूं, मतलब किसी सिस्टम से मैंने हीट निकाल ली, तो जब हीट निकाल ली तो इसका मतलब क्या, वो कूलिंग हो रही है, वो ठंडा हो रहा है, और जो मॉलिक्यूल्स की रैंडमनेस थी वो डिक्रीज हो रही है, मतलब उनके पास से मैंने टेम्परेचर उसका ले लिया, यानी कि मॉलिक्यूल्स का खाना क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर ले लिया तो उनकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो क्या हो रहा है, ये कूलिंग सिस्टम हो रहा है। चलिए, ये तो बहुत बेसिक बातें थी। ठीक है। अगर मैंने पीवी का ग्राफ ड्रॉ किया हुआ था, पीवी का, और क्या बोल रहा हूं मैं, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो रही है, मैंने बोल दिया 1 से 2 जा रहे हैं हम, तो W इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था P इंटू dV। ठीक है। रिवर्सेबल एडियाबैटिक प्रोसेस हमने प्रूव किया था प्रीवियस क्लास में। जब इसको लगाएंगे तो P बाहर निकाल लो और ये डेल्टा V, तो जब इसको इंटीग्रेशन कर दोगे तो क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1, क्या हो जाएगा, P V2 माइनस V1। इतनी बात क्लियर हुई? W इक्वल टू P V2 माइनस V1। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ये बात समझ में आ गई। हम जानते हैं डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस DW बाय द फर्स्ट लॉ, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। अगर मैं, ये मेरे पास लिखा हुआ है, प्रीवियस में पढ़ा था H इज इक्वल टू यू प्लस पीवी, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए तो ये हो जाएगा डेल्टा H, ये हो जाएगा डेल्टा U, ये हो जाएगा P dV और प्लस V डेल्टा P।
तो ये वैल्यू किसके बराबर हो रही है? डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस वी डी पी। अगर मैं इसको तोड़ दूं तो डेल्टा एच डेल्टा क्यू प्लस वी, P2 माइनस P1 डिफरेंस लिखूंगा कि प्रॉपर्टी है। अब हमने बोला कि P1 बराबर P2 बराबर P है, P1 बराबर P2 बराबर P, यानी कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। अगर मैं इसकी जगह पर ऐसे रख दूं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस वी, अगर मैं P1 की जगह पर P पुट कर दूं, P2 जगह पर P, या तो P1 पुट कर दो इसकी जगह पे या इसकी जगह P2 कर दो, एक ही बात है क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर है। तो ये वैल्यू पूरी खत्म हो गई। मेरे पास क्या बचा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। तो ये तो वैल्यू क्या हो गई? जीरो। तो यानी कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, यानी कि मुझे ये पता लगा, इसको स्टार बना लीजिएगा, मुझे ये पता लगा कि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में एंथैल्पी और हीट दोनों बराबर होती हैं। बात क्लियर हुई? अगर एंथैल्पी प्रोसेस है तो हीट दोनों बराबर होंगी कौन से प्रेशर में? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं डेल्टा क्यू, इसको क्या लिख सकते हैं? एम सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी चीज नोट करिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलिए। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। दो तरीके हैं, ये फर्स्ट टाइप हो गया इसको बताने का, ठीक है। सेकंड टाइप ऐसे कर सकते हो। अगर कोई भूल जाता है तो दो टाइप है इसके बताने के, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू इक्वल कह सकते हैं यू टू माइनस यू वन और प्लस पी बी टू माइनस बी वन, ठीक है। तो डेल्टा क्यू यू टू माइनस यू वन, और ये क्या हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है तो इसके साथ क्या हो जाएगा? पी टू वी टू, और इसके साथ क्या होगा? पी वन वी वन। डेल्टा क्यू इक्वल्स टू यू टू माइनस यू वन प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन। ये हो जाएगा यू टू प्लस पी टू वी टू, और माइनस बाहर ले लीजिए, क्या हो जाएगा? यू वन प्लस पी वन वी वन। तो ये वैल्यू किसकी थी? एंथैल्पी की थी। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? H2 माइनस H1, और डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा H, यानी कि एंथैल्पी और हीट बराबर होती है एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये सेकंड टाइप हो गया। यहां तक जरा स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। यहां तक किसी को दिक्कत आ रही हो कोई पॉइंट ऐसा समझ में ना आ रहा हो तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलिए। चलिए, ये बात समझ में आ गई। अब हम जानते हैं, we know that by the ideal gas, बेटा यहां से बेसिक थर्मल बहुत स्टार्ट होती है, जो भी आप HMT RAC, ठीक है, आके गैस पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट जितने भी पढ़ेंगे ये सारे रिलेट हैं। यहाँ पर कैसे डायग्राम बनाते हैं, कब हीटिंग होनी है, कब डायग्राम लेफ्ट जाना है, कब डायग्राम राइट जाना है, कब मेरा कांस्टेंट क्या होगा, ये सब यहाँ सिखा रहा हूं मैं। तो केयरफुली पढ़िएगा, किसी को दिक्कत हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब हम लगाते हैं बाय द आइडियल गैस। हमको पता था PV इज इक्वल टू MRT। बहुत बढ़िया बेटा। अब हम क्या कर रहे हैं, ये तो मेरा कांस्टेंट था, ये यूनिटी है, वन मान के छोड़ दिया। R क्या है? 8.314 किलोजूल पर केजी केल्विन, ठीक है। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। ये बात खत्म हो गई, क्या बचा? V इज प्रोपोर्शनली T। कहने का ये, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर मेरे पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ये मेरे पास आइडियल गैस है, मैंने इसको हीट करना शुरू किया, ठीक है। पिस्टन मेरी कहां आ गई? चलकर यहां आ गई, ठीक है।
तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। जैसे ही मैंने इस टेम्परेचर दिया तो ये क्या करेगा, इस पर प्रेशर अप्लाई करेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। मैं इससे हीट निकाल लूंगा, ठीक है, कूलिंग करूंगा तो मेरा टेम्परेचर घट जाएगा, वॉल्यूम भी मेरा घट जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। अगर मैं उस पर वॉल्यूम निकाल लूंगा तो भी मेरा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर मेरा घट जाएगा। चलिए अब हम इसका एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। V और T में, V और T में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये अगर V0 तो TV0, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रेजेंट होगा। कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्रेजेंट होगा। कैसा चल रहा है, स्ट्रेट लाइन चल रहा है। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को दिक्कत। अगर मैं यही बात ऐसे बोल दूं, देखो अगर V इज प्रोपोर्शनली का ग्राफ है, अगर V0 तो TV0, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0,0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं ये बोल दूं V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मैं ये ग्राफ यहां से जनरेट करूं V अपॉन T या फिर ग्राफ बोल दूं प्रेशर या टेम्परेचर की भी, तो ग्राफ कैसे चलेगा, मैं बोल रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर का ग्राफ कैसे चलेगा, कुछ इस तरीके से चलेगा। अगर यही बात यहां पर बोल दूं 1 अपॉन T या 1 अपॉन P, ये ग्राफ कैसे चलेगा, 1 अपॉन T या 1 अपॉन P, तो ये भी कैसे चलेगा, ये ओरिजिन से चलेगा। कैसे लाइन बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन बिहेव कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत तो बोलिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हम जानते हैं वी नो दैट डेंसिटी थी m अपॉन v। अगर मैं बोल दूं m इज इक्वल टू 1 इज द यूनिटी, अगर ये यूनिटी है तो v इज इनवर्सनली 1 अपॉन v, यानी कि मैं ग्राफ ड्रॉ कर सकता हूं रो और 1 अपॉन v के बीच, ठीक है। तो जो ग्राफ जनरेट होगा वो कैसा होगा, वो पैराबोलिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बोल दूं पी वी इज इक्वल टू एम आर टी, हम सब जानते हैं P इज m अपॉन वी इक्वल्स टू आर टी, तो ये वैल्यू m अपॉन वी क्या था, हमारा रो था, रो इंटू आर टी, यानी कि P इज प्रोपोर्शनली रो, बहुत ध्यान से समझिएगा, और रो इज इनवर्सनली 1 अपॉन टी। क्लियर हुई इतनी सी बात। अगर मैंने m की जगह v पुट कर दिया तब क्या हो गया, तब फॉर्मूला कैसे बनेगा, तब मेरा ग्राफ कैसे जनरेट होगा, इतनी बात क्लियर हो रही है। अगर मैंने बोला कि पहला पॉइंट उठा लेता हूं P इज प्रोपोर्शनली T, पहला पॉइंट उठाया P इज प्रोपोर्शनली रो, सॉरी पहला पॉइंट उठाया मैंने P प्रोपोर्शनली रो, और मैं बात किसकी कर रहा हूं, तो अगर मैं बात करूं P इज, इसको यहां से ले लो, रो अपॉन P, तो जो ग्राफ होगा वो एज ए स्ट्रेट लाइन होगा, एज ए स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक किसी को कोई पॉइंट हो जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। अब उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया, स्टेटमेंट ये था हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो भैया अगर मैंने अभी बोला कि अगर PV इज इक्वल टू MRT है, तो ये तो कांस्टेंट है दोनों की दोनों, मैं क्या पढ़ रहा हूं, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस पढ़ रहा हूं, तो P इज अ प्रोपोर्शनली T, तो बोला कि अगर हीटिंग एट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इक्वल टू इट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम हीटिंग सप्लाई टू द गैस, भाई जाहिर सी बात है, जैसे मैंने उदाहरण दिया कि
ये मेरे पास आइडियल गैस है, यहां पर क्या है, आइडियल गैस भरी हुई है। जैसे ही मैंने इसको हीटिंग किया, हीटिंग के दौरान ये क्या लगाएगा, प्रेशर अप्लाई करेगा पिस्टन के ऊपर। पिस्टन कहाँ चली जाएगी, मूव करके आउटवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। ठीक है भाई, धक्का लगाएगा ना इस पे, तो ये पीछे की ओर मूव करेगी। तो वही बोला गया, जब मैं हीटिंग करूंगा कांस्टेंट प्रेशर पर, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम चेंज होगा। हीटिंग सप्लाई टू द गैस यूटिलाइज द इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर मैंने बोला कि जब मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं, तो जो गैस है उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर रही है, यानी कि डेल्टा यू इंक्रीज कर रहा है ऑफ गैस एंड डूइंग सम एक्सटर्नल वर्क। और हमें क्या मिल रहा है, जब ये पिस्टन आउटवर्ड आ रही है तो कुछ ना कुछ हमें वर्क मिल रहा है। ठीक है, जब मैंने हीटिंग सप्लाई किया तो पिस्टन मूव बाहर की ओर आई। जब बाहर की ओर आई तो मुझे क्या पता लगा कि इस गैस के अंदर जो गैस भरी हुई थी सिलेंडर के अंदर, उसकी इंटरनल बढ़ गई। और जब इंटरनल बढ़ गई तो इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ बर्डन किया। यहां तक देखिए, किसी को दिक्कत है तो बोलिए। यहां तक किसी को दिक्कत है तो बोलिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। तो भाई ये भी कई नाम से जाना गया था। पहला था हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। देने वाले कौन थे, गेलुसॉक थे। यहां बोला गया कि नो एक्सपेंशन नो कंप्रेशन, ये इसी के नाम से जाना जाता है। कांस्टेंट वॉल्यूम के कितने नाम है, 1 2 3 4 नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये तो साइंटिस्ट का नाम है गेलुसॉक लॉ। ठीक है, ये इन्होंने ही दिया था। लेकिन बोला गया नो एक्सपेंशन एंड नो एक्सपेंशन प्रोसेस। ठीक है, यहां पर मैंने बोल दिया कि अगर मैं क्लोज सिस्टम पे काम करूं, भाई मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पहले क्लोज ही बात करूंगा। अब ये ओपन तो नहीं है, क्लोज सिस्टम की बात कर रहा हूं। तो जब मैं, ये मेरे पास कोई गैस है और यहां पर बेटा मैं इसको हीटिंग कर रहा हूं, हीटिंग किया, तो हीटिंग करेंगे तो इसकी इंटरनल एनर्जी तो बढ़ेगी, लेकिन ये पूरी तरीके से बंद है, तो ये बाहर निकल तो नहीं पाएगा। एक्सपेंशन मतलब हिंदी में बोलेंगे बेटा विस्तार, जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो समझ लेगा विस्तार। तो ये जो गैस है बार बार इसकी दीवारों से टकराएगी। अब दीवारें तो क्या है, वॉल्यूम मैंने कांस्टेंट कर रखा है, तो दीवारें तो तोड़ नहीं सकती। ठीक है, तो क्या करेंगे, नो एक्सपेंशन प्रोसेस। चलिए बात करते हैं आगे। हम जानते हैं, अगर मैं बात करूं पीवी ग्राफ की, तो लाइन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो लाइन कहां खींचेगी, देखो जो लिखा है उसी के सामने की बात करेंगे। कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा है तो लाइन यहां खींच दो। तो पहले ऊपर जा रहे हैं तो हीटिंग हो रही है, नीचे आ रहे हैं तो कूलिंग हो रही है। ठीक है, इसको एक लाइन में यहां लिख सकते हो। इसी का ग्राफ मैंने आगे बना दिया पीवी, तो ये इधर हीटिंग हो गई, इधर कूलिंग हो गई। 1 से 2 पॉइंट ले लो कोई भी। ठीक है, 2 पॉइंट पे चल रहा है हीटिंग कूलिंग। अब देखो बोला गया है कि कांस्टेंट वॉल्यूम है, लेकिन मेरा प्रेशर, भाई देखो अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो इसके अंदर लगातार प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन दीवारें सब तरफ से बंद है, कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो ये बाहर नहीं जा पा रही है, लेकिन इसका प्रेशर तो बढ़ रहा है। वॉल्यूम मेरा कांस्टेंट, लेकिन इसका प्रेशर तो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है प्रेशर। अगर मैं उससे हीट ले रहा हूं, यानी कि मैं इसको कूलिंग कर रहा हूं, यहां से हीट निकाल दे रहा हूं, कूलिंग कर रहा हूं, तो कूलिंग का मतलब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं, यानी कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा हूं तो प्रेशर भी मेरा डिक्रीज हो रहा है। तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब बोलेंगे उसको कूलिंग प्रोसेस। इतनी बात क्लियर हुई, यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए, अगर मैं यही बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ये आम पॉइंट नहीं है। अगर मैं टीएस की बात करूं, टीएस बताओ जरा बेटा, टीएस कैसे ड्रॉ करेंगे, टीएस ग्राफ को कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां बताओ बेटा, टीएस को कैसे ड्रॉ करेंगे। मैंने पहले बोला था कि अगर टीएस का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, अब लाइन किसकी बात कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, अगर मैं हीटिंग कर रहा हूं तो मेरी एंट्रोपी बढ़ रही है, मतलब मॉलिक्यूल की रैंडमनेस बढ़ रही है, तो ये बोलेंगे एच, हीटिंग। अगर मैं उससे थोड़ी सी कूलिंग कर रहा हूं, उसके लिए मतलब उसकी एनर्जी बाहर निकाल ले रहा हूं, तो इसको बोलेंगे कूलिंग।
इसका मतलब ये हो रहा है, आप देखो इधर बढ़ते आ रहे हो, इसका मतलब एंट्रोपी आपकी बढ़ रही है, यानी कि हीटिंग प्रोसेस हो रहा है, एंट्रोपी घट रही है, टेम्परेचर भी घट रहा है, तो कूलिंग प्रोसेस कहलाएगा। इतनी बात क्लियर हुई यहां तक? चलिए अब इसके कुछ पॉइंट्स के ऊपर चलते हैं। चल कुछ पॉइंट्स जानते हैं जो हम, पहला है वर्क डन, W इज इक्वल टू पी वी वी, इंडिकेशन साइन में रख दीजिए। अगर देखा जैसे हमने अगर पीवी ग्राफ प्लॉट किया था, तो यहां से लेके यहां तक कोई एरिया कवर किया, सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहा था, कोई एक्सपेंशन हुआ नहीं हुआ। जब कोई एक्सपेंशन हुआ ही नहीं तो वर्क डन किस काम का, तो वर्क डन जीरो। अगर मैंने बोला प्रीवियस क्लास में बोला गया था, अगर कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है, जब एरिया कवर नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या है, वो जीरो है। तो यहां पर भी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, कोई एरिया कवर नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया V1 V2, यानी कि V1 बराबर V2, दोनों वॉल्यूम कैसे है, सेम ही है, वॉल्यूम थोड़ी ना चेंज हुआ। मैं यहां रखूंगा वैल्यू की जगह P V2 माइनस V1, तो इसका मतलब ये हो गया V2 माइनस कुछ भी रख दीजिए, एक ही बात है, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो। इसका मतलब हो गया एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर वर्क डन जीरो, एट कांस्टेंट वॉल्यूम वर्क डन इज जीरो। बहुत बार पूछा गया ऐसा सीन है, ठीक है। अगर मेरी वर्क डन की बात हुई, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हुई, तो वर्क डन कांस्टेंट वॉल्यूम पर क्या होता है, जीरो होता है। यहां तक किसी को दिक्कत, किसी को किसी पॉइंट में दिक्कत हो रही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, बाय द फर्स्ट लॉ, बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जानते हैं हम, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। भाई हमने बोला वर्क डन में वॉल्यूम कांस्टेंट पर वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, ये तो जीरो हो गया, क्या बचा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू, यानी कि इन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी मतलब अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो हीट और इंटरनल एनर्जी दोनों की बराबर होती हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं बेटा, यहां नोट करिए फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, हमने बोला बाई आइडियल गैस, सब जानते हैं पीवी, सबके जन्मदाता यही है, यहीं से सारी चीजें निकाली गई हैं। ये क्या है, वन मान के छोड़ दिया, यूनिटी कह दिया जिसको, ये भी कांस्टेंट है, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, तो P इज प्रोपोर्शनली T लिख सकते हैं, P इज प्रोपोर्शनली T, यानी कि अगर मेरा प्रेशर बढ़ेगा तो मेरा टेम्परेचर भी बढ़ेगा। क्या कह रहा हूं, अगर मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा तो मेरा प्रेशर भी बढ़ेगा। अगर जैसे बात की थी इंटरनल एनर्जी, अगर हीट दे रहे हैं तो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। देखो यहां देखो, जब मैं हीट दे रहा हूं तो ये कोई एनर्जी बाहर थोड़ी आ रही है, इसकी इंटरनल एनर्जी दे रही है, मतलब मैं यहां से डेल्टा क्यू इसको दे रहा हूं, यहां देख सकते हो, जिसको नहीं समझ में आया डेल्टा क्यू मैं इसको दे रहा हूं, तो इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जा रही है। तो इसका मतलब क्या बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, यानी कि इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हो गया, टेम्परेचर हो गया। बात क्लियर हुई? तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रेशर बढ़ जा रहा है, टेम्परेचर घटा रहा हूं, टेम्परेचर मैं घटा रहा हूं तो मेरा प्रेशर भी घट जा रहा है। इसको बोलेंगे हीटिंग, मतलब कोई चीज को मैं क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, इसको बोलेंगे कूलिंग, ठीक है। किसी चीज को मैं ठंडा कर रहा हूं। यहां तक नोट करिए बेटा जरा, किसी को दिक्कत आ रही तो यहां बोलिए, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, यहां तक बोलिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, ठीक है। और एग्जाम्पल तौर पर आप लिख सकते हो प्रेशर कुकर, एग्जाम्पल तौर पर आप लिख सकते हो इसका प्रेशर
कुकर लिख सकते हो। एग्जाम्पल में इसका क्या है, प्रेशर कुकर है, क्योंकि प्रेशर कुकर में क्या करते हैं, जब खाना बनाते हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, और मेरा वॉल्यूम कांस्टेंट है भैया। आपका कुकर क्या होगा, 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर, तो क्या है वॉल्यूम, इसका मतलब है वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट इसका मतलब प्रेशर और टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रेशर और टेम्परेचर की बात कर रहा हूं। ये सबके घरों में यूज होता है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ग्राफिकल की, ग्राफिकली कैसे डिनोट करेंगे, जरा यहां देखिए, पहले नोट कर लीजिए ये वाली बात, जरा ध्यान से देखिए। पीवी का तो हमने देख ही लिया था, ठीक है, और हम देखते हैं पी और टी का ग्राफ, ठीक है। अब देखो बेटा, मैं बात कर रहा हूं पी और टी ग्राफ की। अगर पी इज प्रपोर्शन, मैं यहां नए स्लाइड ले लेता हूं, पी इज प्रोपोर्शनली टी, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी 1 है। इसका मतलब ग्राफ जो है बेटा, पी टी का जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, मतलब 0, 0 से स्टार्ट होगा। तो ये कैसा हो गया, कांस्टेंट वॉल्यूम का ग्राफ हो गया। यहां तक बोली किसी को दिक्कत आ रही हो, अगर P 0 है तो मेरा T भी 0 होगा। अगर मेरा, इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर और टेम्परेचर कहां स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं। चलिए अब टीएस का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। टीएस टेम्परेचर और एंट्रोपी ग्राफ, बताइए कैसा होगा। मैं एंट्रोपी और टेम्परेचर के ग्राफ में किसकी लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम की लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। वो कैसी होगी, वो पैराबोलिक होगी कि क्या होगा, बोलिए जरा, कैसी होगी, पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा, कैसा होगा। मैं एंट्रोपी और टेम्परेचर की ग्राफ की बात कर रहा हूं, तो लाइन कैसी होगी, ये ऐसी होगी, इधर हीटिंग इधर कूलिंग। मैंने पहले बोला है अगर टीएस का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और लाइन कौन सी ड्रॉ कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक बनेगा। इधर हीटिंग आ रही है, इधर कूलिंग आ रही है। यहां देखिए बेटा, जरा किसी को कोई दिक्कत, इतना नोट करिए जरा। चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको। अब अगर मुझे लिखना हो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। अगर डेल्टा क्यू, ये तो मेरा 0 हो गया, तो डेल्टा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं एम सी बी डेल्टा टी। इतनी बात क्लियर हुई। अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो एम सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत, कोई पॉइंट। अगर यही लाइन मैं ऐसे कर दूं, अगर यही ग्राफ मैं P अपॉन, ये ग्राफ था मेरा P इज अ प्रोपोर्शनलिटी, अगर मैं P अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट कर दूं, तब मेरा ग्राफ कहां से जाएगा। अगर मैं P अपॉन T कर दूं तो मेरा ग्राफ कहां से जाएगा, P अपॉन T से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, तो ग्राफ कैसा होगा भाई, P अपॉन T का ग्राफ और T के बीच कैसा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम। कैसा होगा, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। इतना नोट करिए बेटा जरा, ये बहुत ध्यान से नोट करिएगा बेटा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे। कब हीटिंग है, कब कूलिंग है, ये आपको पता भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान से नोट करते चलिएगा। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए अब कुछ स्टेटमेंट दिया था, किसने दिया था, गेलुसाक ने, ठीक है। उन्होंने ये कहा था, उनका स्टेटमेंट ये था कि हीट फ्लो हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस अनएडेड, मतलब हीट जो है हाई से लो की ओर फ्लो हो जा रही है, लेकिन उसमें कुछ जोड़े घटाए, ठीक है। मेरे पास कोई एक बॉडी है, ठीक है, हॉट बॉडी, और एक है कोल्ड बॉडी, ठीक है। अब यहां से यहां तक हीट ट्रांसफर हो रही है बगैर कुछ जोड़े घटाए, यानी अनएडेड, ठीक है। ये उनका स्टेटमेंट था, किसका, गेलुसाक का। उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि हीट हॉट से कोल्ड जाएगी बगैर कुछ जोड़े घटाए, इसलिए कहा हीट फ्लो हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस अनएडेड, कुछ बिना जोड़े स्वतः फ्लो हो जाए। हिंदी मीडियम वाले लिख सकते हैं हीट हमेशा हाई से लो की ओर फ्लो होगी बगैर कुछ जोड़े, ठीक है। लेकिन जो गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आप स्टेटमेंट पूरा ऐसे लिखेंगे अनएडेड, ठीक है, क्योंकि दोनों के हम लेके चल रहे हैं, जो एसएससी में तैयारी कर रहे हैं या जो बेटा गेट की तैयारी कर रहे हैं, ईएस की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पर एक एक टॉपिक के आपको 4-4 हज़ार क्वेश्चन मिलेंगे, इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
केयरफुली पढ़िएगा, कोई दिक्कत आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि मैं घोल के पिला दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अब थोड़ी मेहनत करेंगे तो हम उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे, लेकिन उससे थोड़ी पहली चीज़ है क्या है कि जैसे आप किसी की तारीफ ही करते हैं तो एक टीचर के लिए क्या चाहिए, लाइक और शेयर चाहिए। अगर आप लाइक करते रहेंगे और हमारी वीडियोस देखते रहेंगे तो हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि हम और चीज़ें बेहतर कर सकें, ठीक है। तो ये ज़रूर करिएगा, इसमें कंजूसी मत करिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। आइसोथर्मल प्रोसेस यानी कि मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस की, यानी कि जिसका दूसरा नाम है हाइपरबोलिक प्रोसेस, या देने वाले कौन थे, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ किससे रिलेट है, टेम्परेचर से रिलेट है, ठीक है। देखो चलिए बात करते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। चलिए पहले ग्राफ की बात कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद ये सब चीजें देख लेते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं एंट्रोपी। भाई ये तो सिंपल ग्राफ हो गया। टीएस में क्या होगा, एक लाइन कैसी होगी, ऐसे होगी, ठीक है। क्या हो रहा है, इधर हीटिंग हो रही है क्योंकि एंट्रोपी बढ़ रही है, इधर कूलिंग हो रही है, एंट्रोपी घट रही है। लेकिन अगर मैं पीवी ग्राफ में टेम्परेचर कांस्टेंट की लाइन बनाना चाह रहा हूं, कैसे बनाऊंगा, ठीक है, कैसे बनाऊंगा, ये ऐसे होगी, इधर हीटिंग इधर कूलिंग। इतनी बात क्लियर हुई, क्योंकि इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। ये दोनों ग्राफ समझ में आए, नहीं आते तो मैं अभी बताता हूं। चलिए पहले बात करते हैं बाय द फर्स्ट लॉ क्या था, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डी डब्ल्यू। अब हमने बोला आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट। अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी किसका फंक्शन हो गया बेटा, टेम्परेचर का हो गया। जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंट्रोपी भी इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। जब कांस्टेंट होगी तो इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा क्यू जो है वो डी डब्ल्यू के बराबर हो गया। मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर में हीट एंड वर्क डन आर इक्वल। क्या है, हीट एंड वर्क डन आर इक्वल। मतलब हिंदी वाले कहेंगे कि अगर मेरा ताप कांस्टेंट है तो वहां पर हीट और कार्य दोनों कैसे होंगे, बराबर होंगे। चलिए बात समझ में आ गई हमको। अब हम करते हैं बाय द आइडियल गैस। ये एक ग्राफ सिंपल था, ये समझते हैं। बाय द आइडियल गैस, by the ideal gas PV is equal to MRT। कांस्टेंट पहले से बात करते चले आ रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, यानी कि P इज, चलिए पहले इसको ऐसे समझ लेते हैं ज्यादा अच्छा रहेगा। PV इज इक्वल टू क्या बचा, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब P इज इनवर्स, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा रहा हूं, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। अगर मैं वॉल्यूम कम कर रहा हूं तो मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। इन्वर्सनली है, देख लो भाई। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम मेरा कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा रहा हूं तो मेरा प्रेशर क्या हो रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। ये बात क्लियर हो गई यहां तक किसी को दिक्कत। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इनके डायग्राम, इनके डेरिवेशंस के ऊपर। चलिए अगर मैं इस चीज को अगर ऐसे लिख दूं, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बेटा ये बताओ ये सी क्या है, क्या कोई वैल्यू है। बेसिकली आपने, जैसे अगर मैं पावर प्लांट की बात कर रहा हूं तो पावर प्लांट में क्या हो रहा है कि आपने वाटर लिया, यानी कि क्वांटिटी ली, और क्वांटिटी लेने के बाद उसको गर्म किया, यानी स्टीम में बदला, टब टरबाइन चलाई। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सी मतलब कांस्टेंट नहीं है, ये मतलब क्वांटिटी है। किस चीज की क्वांटिटी है, क्वांटिटी कह लो या मास कह लो। ये मेरी बात क्लियर हुई। सी कोई, आज तक हम पढ़ते हैं ना कांस्टेंट, ये कोई
वैल्यू है, क्वांटिटी है या मास है, ठीक है, या कह सकते हो सी डिपेंड ऑन मास, या फिर दे सकते हो सी डिपेंड ऑन मास। भाई कुछ ना कुछ तो आप लोगे, ऐसे थोड़ी ना स्ट्रीम बना दोगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए अब बात करते हैं वर्क डन की। इसमें कितना वर्क डन आएगा, सारी बातें जान ली हमने। W क्या था हमारा, P इंटू डी वी, ठीक है। यहां से मैं P की वैल्यू निकाल लो, अगर मैं P की वैल्यू निकाल लूँ, चलिए यहां से निकाल लेते हैं। P इज इनवर्सनली 1/V, यहां रख सकते हैं। चलिए ऐसा मत रखिए इसको, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको ऐसा रख लीजिए। P इज इक्वल टू C/V, सबसे अच्छा। इस P की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/V, और ये हो गया डेल्टा V, ठीक है। C को बाहर निकाल लीजिए, ये 1 से 2 तो चल ही रहा था, C, और ये हो गया 1/V डेल्टा V। अगर आपको पता होगा log 1/x क्या होता है, मैं यहाँ कोने में लिख देता हूँ। अगर log 1/x क्या होता है, log x के बराबर होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अगर मैं बात करूं 1/x तो क्या हो जाएगा, 1/x log x के बराबर हो जाएगा। लेकिन हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, तो जो हम log लेंगे वो बेस e वाला लेंगे, ठीक है। इसको हम ln से भी नोट करते हैं, जो हम लेंगे वो e वाला लेंगे। हम कभी इंजीनियरिंग में 10 वाला यूज नहीं करते, log 10 वाला, ठीक है। क्यों नहीं करते, बाद में बात करेंगे इस पे। चलिए अब मैंने इसको क्या किया, c की जगह पर, चलिए c की जगह पर मैंने क्या करा, वैल्यू पुट कर दीजिए। c की जगह पर क्या वैल्यू आ गई, p इंटू वी, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए log e, या ln लिख सकते हो, इंटू वी। इंटीग्रेट कहाँ होगा, 1 to 2, तो ये निकल के आ गया W इज इक्वल टू पी वी। लिमिट लगा रहे हैं तो लगाते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लिखेंगे log e v2 माइनस log e v1। अब माइनस में है तो ये बटे में आ जाएगा, लॉग प्रॉपर्टी के हिसाब से पी वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनटू लॉग ई निकाल लीजिए, क्या बचा, v2 डिवाइड बाई v1 बचा, अकॉर्डिंग टू लॉग प्रॉपर्टी। अब इसको या तो लिख दो p1 v1 इंटू लॉग ई v2 डिवाइड बाई v1। बहुत बढ़िया बात, मेरा वर्डन आ गया किसमें, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस पे। चलिए आगे बात करते हैं। मैंने निकाल लिया W इज इक्वल टू P1 V1 log E V2 डिवाइड बाई V1। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि P1 V1, इसको ऐसे लिख सकता हूँ P2 V2। तो अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू V2 डिवाइड बाई V1। तो मैं V1 की जगह पर इसको पुट कर सकता हूँ, लिख दो बेटा। तो पहला फार्मूला तो मेरा यही बन गया था, ठीक है। दूसरा बन गया P1 V1 इंटू लॉग E और P1 डिवाइड बाई P2। इतनी बात क्लियर हुई। चलिए हम जानते हैं आइडियल गैस PV इज इक्वल टू MRT। क्या पुट कर दें, P1 V1 क्या, MRT1 पुट कर दें, तो तीसरा फॉर्मूला बन गया MRT1 log P1 डिवाइड बाई P2। या तो यहाँ पुट कर दो या यहाँ को पुट कर दो, एक ही बात है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुई बेटा, यहाँ तक नोट करिए जरा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं ये, मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ, ठीक है। चलिए किसी को दिक्कत आ रही है यहाँ तक, चल। अब फॉर्मूला तो हमारा बन गया, ठीक है। अब देखते हैं कि पी वी इज इक्वल टू MRT, सारी चीजें कांस्टेंट है, P इज इनवर्सनली 1/V। PV PS ग्राफ देख ही लिए हमने,
अब मैं कुछ ग्राफ और बता रहा हूँ जो एसएससी में पूछे गए हैं। अगर मैं बात करूं 1/p की और 1/v की, तो ये ग्राफ 1/p में क्या हो गया, ये पैराबोलिक हो गया। कैसा हो गया, पैराबोलिक ग्राफ जनरेट हो गया। ठीक है, अगर मैं बोलूं 1/p या v, अगर मैं बोलूं 1/p और v के बीच ग्राफ प्लॉट करूं, या तो मैं इसको ऐसे ले लूं, अगर आपको यहां नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे लिख सकते हो, या तो मैं इसको ले लूं एक बार, ये हो जाएगा v इज 1/p, तो 1/p और v के बीच ग्राफ ले लूं। ठीक है, क्या ले लूं, 1/p या v के बीच एक ग्राफ ले लूं, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। या फिर ऐसे ले लो, इसको उल्टा कर लो, p 1/v, तो भी क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन आएगी। इतनी बात देखिए, ध्यान रखिए, क्यों आएगी, क्योंकि भाई अगर ये दोनों लाइनें क्या हैं, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर ये 0 है तो ये भी 0 है, ये 1 है तो ये भी 1, तो सब 0 से स्टार्ट तो हो रहा है, बात तो एक ही है, कहने का तरीका बदल गया बस उसका। लेकिन ये गेट में बहुत पूछे गए बेटा ग्राफिकली कि आप बताइए 1/p 1/p, तो बड़े लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए यहां तक बात क्लियर हुई। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। एक स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, स्टेटमेंट ये था, स्लो कंप्रेशन स्लो एक्सपेंशन दिस इज वैलिड ओनली फॉर, मैं बहुत स्लो चल रहा हूं, अगर किसी में मुझे टेम्परेचर मेंटेन रखना है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना है, तो स्लो कंप्रेशन स्लो एक्सपेंशन दिस वैलिड स्मॉल प्रेशर रेंज या मॉडरेट, ये कैसा है, स्मॉल प्रेशर रेंज में रहेगा या मॉडरेट रहेगा, मॉडरेट हाई टेम्परेचर। ठीक है, जो कि आइडियल गैस एक्सपेंशन कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, ये सब किस में हो रहा है, मुझे किसी चीज का टेम्परेचर मेंटेन रखना है तो मुझे बहुत स्लोली स्लोली चलना है। अब जब मैं स्लोली चलूंगा तो मेरा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। जैसे मान लीजिए मैं कोचिंग के लिए अगर आराम से आ रहा हूँ, बहुत ही आराम से, तो मेरी बॉडी ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं करेगी, करेगी भाई, ऐसी बात नहीं है कि कोई वर्क हो रहा है तो वो कम करेगी उस दौरान। लेकिन अगर मैं वहीं दौड़ना शुरू कर दूं तो मेरे से पसीना बहुत ज्यादा आएगा, मेरी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि मेरी एनर्जी ज्यादा लॉस होगी। हम चाहते हैं कि किसी भी सिस्टम में एनर्जी कम से कम लॉस हो। जैसे मान लीजिए कोई गैस आ रही है, एक जगह से तो दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो उस एनर्जी का लॉस कम से कम हो, तो एक तो एडियाबेटिक रखते हैं, मतलब इंसुलेट करके रखते हैं, दूसरा उसकी वेलोसिटी बहुत स्लो रखते हैं, तब ये स्टेटमेंट वैलिड होता है। अदरवाइज ये स्टेटमेंट कांस्टेंट टेम्परेचर का वैलिड नहीं होगा, और ये इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं। ये बात क्लियर हुई, मेरी बात क्लियर हुई यहां तक। अगर हम बात करें, यहीं मैं बात कर लेता हूं कुछ पॉइंट्स की। अगर मैं ग्राफ एक इस तरीके से चल रहा हूं और एक ग्राफ में इस तरीके से चल रहा हूं, यानी इसको बोला मैं कंप्रेशन, तो ऐसे कर लो, और एक ग्राफ में चल रहा हूं एक्सपेंशन। ठीक है, एक मैं किसी चीज को दबा रहा हूं तो दबाने में मैं कंप्रेस कर रहा हूं, और कंप्रेस जब मैं कर रहा हूं तो उस दौरान मेरी जो स्लोप होगी वो निगेटिव होगी। स्लोप कैसी होगी, निगेटिव होगी। अब जब मुझे एक्सपेंशन मिल रहा है तो स्लोप मेरी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा मैं ये देख लेता हूं, किसी को नहीं समझ में आया तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक कर लो। ये कैसा हो गया, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो गया। ये कैसा हो गया, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हो गया। ऐसा समझ सकते हो, अगर क्लॉक वाइज डायरेक्शन में तो स्लोप नेगेटिव होती है, क्लॉक वाइज डायरेक्शन से स्लोप पॉजिटिव होती है। यहां तक बात क्लियर हुई, यहां तक बात क्लियर हुई सभी को। चलिए अब बात करते हैं कंप्रेशन रेशियो की। कंप्रेशन रेशियो ये बहुत बेसिक है बेटा। कंप्रेशन रेशियो जिसको करते हैं आर के, इसको डिनोट करते हैं आर के। अच्छा कंप्रेस का मतलब मैं 1 से 2 जा रहा हूं, 1 से 2 जा रहा हूं, तो कंप्रेस मतलब किसी चीज को मैं दबा रहा हूं, यानी कि एरिया उसका कम कर रहा हूं। जब मैं एरिया कम कर रहा हूं तो देखिएगा बेटा, जब मैं कंप्रेशन रेशियो की बात करूंगा तो मैं लिखूंगा आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। क्या लिखूंगा, आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट। ये यूज होगा आपका इंजन में, ठीक है,
बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो V2 डिवाइड बाई V1, या ये भी कह सकते हो वॉल्यूम रेशियो भी कह सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको थोड़ी देर के लिए वॉल्यूम रेशियो भी कहते हो। वॉल्यूम रेशियो को भी बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो, ठीक है। एक ये क्या हो गया, ये एंड ऑफ द कंप्रेशन हो गया, ये इनिशियल कंप्रेशन हो गया, तो इसलिए V2 डिवाइड बाई V1। अगर मैं यही बात करूं एक्सपेंशन की, मतलब विस्तार की, एक्सपेंशन रेशियो को भी आर के से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ लिखूं तो लिखा था मैंने आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट, तो यहाँ लिखूंगा इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट, उल्टा हो जाएगा जस्ट, इनपुट डिवाइड बाई आउटपुट। इनपुट मेरा कितना हो गया, V1 डिवाइड बाई V2। मेरी बात क्लियर हुई, V1 डिवाइड बाई V2। इतना नोट करिए यहाँ तक फिर आगे चलते हैं। हो गया नोट, चलिए। हमने बोला कि डेल्टा Q इज इक्वल टू DW वर्क डन इक्वल टू ही सप्लाई टू द वर्क सप्लाई टू द गैस, बट हीट इज नॉट कन्वर्ट इनटू द वर्क। वही जाहिर सी बात है, कांस्टेंट टेम्परेचर में है वर्क। वी कैन से दैट इवन थ्रो द एनर्जी ऑफ द गैस इज सम इक्वालिटी एनर्जी डिग्रेड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। भाई सारी एनर्जी थोड़ी ना कन्वर्ट होगी, कुछ ना कुछ खर्च जरूर होगी। अब जब खर्च होगी तो एनर्जी डिग्रेड होगी। जैसे मान लिया जब चाय पीते हैं तो चाय कुछ देर के बाद ठंडी हो जाती है, तो ठंडी का मतलब है कि एनर्जी आपकी फ्लो कर रही है, और जब आपकी एनर्जी फ्लो कर रही है तो वो क्या कर रही है, वो डिग्रेड कर रही है, ठीक है। क्या हो रहा है, वो डिग्रेड कर रही है। चलिए, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे हमने बोला कि फ्लो अलोंग द पाइप, अगर मैं किसी पाइप में यूनिफॉर्म डाया है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, द फ्लो अप्रोक्सीमेट एडिएबली। एडिएबली मतलब मैंने उसको इंसुलेट कर रखा है। कैसे कर रखा है, उसको इंसुलेट कर रखा है। यहां से यहां कुछ जा रहा है, कुछ इंसुलेट कर रहा है। टू अचीव आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर मुझे आइसोथर्मल प्रोसेस लेना है तो मस्ट भी, अभी हमने बात करी वेरी लो स्पीड। अगर मुझे कम कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करना है तो एट वेरी स्लो स्पीड, मुझे इसकी स्पीड बहुत स्लो रखनी पड़ेगी, भगाना नहीं है, तब ये मेरा, और ये एक्चुअल में यूज होता है इंडस्ट्री में। जो पाइपिंग ना, गैस पाइपिंग है या लिक्विड की पाइपिंग है, ये वहां सब जगह यूज होता है। पाइप बिछा जाता है, इंसुलेट होते हैं और उनकी वेलोसिटी बहुत स्लो होती है। दूसरा है, अगर मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, एंट्रोपी भी कांस्टेंट, द प्रोसेस आर आइडेंटिकल, इट्स एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है बेटा, एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है कि वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। इसका मतलब ऑल गैसेस की एक्टिविटी, ऑल गैस की एक्टिविटी माइनस 273.16 पर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। यहां तक बात हुई, किसी कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। यहीं तक रखते हैं सारी की सारी चीज़ें। किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, किसी को कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हो, समझ में आ रहे हो, तो अपने दोस्तों को प्रमोट करिए ताकि दूसरों का भी भला हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।